ओडिशा का पश्चिमी हिस्सा, जहाँ घने जंगलों के बीच से गुजरने वाले हाईवे दिन में जितने खूबसूरत लगते हैं, सूरज ढलते ही उतने ही आदमखोर हो जाते हैं। नुआपाड़ा और बरगढ़ को जोड़ने वाली यह सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं है, एक ऐसा गलियारा है जहाँ समय ठहर गया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस हाईवे पर रात 12 बजे के बाद हवा की तासीर बदल जाती है। आज की कहानी का मुख्य किरदार राहुल है। राहुल, जो कटक के एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट ऑफिस में सेल्स मैनेजर था, वह उन लोगों में से था जो केवल उसी पर विश्वास करते थे जिसे वे छू सकते थे या देख सकते थे। उसके लिए आत्मा और साया जैसे शब्द सिर्फ फिल्मों में मनोरंजन के लिए थे। पर उस रात नुआपाड़ा के जंगलों ने उसका ये घमंड ऐसी बेरहमी से तोड़ा कि आज भी वह बंद कमरों में रोशनी जलाकर सोता है। एयरफोन्स कस लीजिए, अपने आसपास का अंधेरा गहरा कर दीजिए और थ्रिलिंग को स्टोरीज इंडिया के सफर के लिए तैयार हो जाइए। भुवनेश्वर की जगमगाती शाम को पीछे छोड़ते हुए राहुल अपनी ग्रे रंग की सेडान कार में संबलपुर की ओर बढ़ रहा था। घड़ी में रात के 10:30 बज रहे थे। संबलपुर की दूरी अभी भी लगभग 200 किलोमीटर थी। जैसे ही गाड़ी रेड़ा खोल के जंगलों को पार कर नुआपाड़ा हाईवे पर चढ़ी तो बाहर का दृश्य अचानक बदल गया। सड़क के दोनों ओर साल और सागौन के ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे मानो किसी प्राचीन सेना के सिपाही हों, जो कार के गुजरने का चुपचाप निरीक्षण कर रहे हों। हेडलाइट की सफेद रोशनी सड़क को चीर रही थी, लेकिन उस रोशनी के दायरे के ठीक बाहर इतना गहरा कालापन था कि कुछ भी देखना नामुमकिन था। राहुल ने अकेलापन दूर करने के लिए कार के स्टीरियो का बटन दबाया। एफएम पर एक पुराना मेलोडियस गाना बज रहा था। राहुल भी गुनगुना रहा था, लेकिन तभी रेडियो की आवाज फटने लगी। राहुल ने स्टेशन बदला, लेकिन हर स्टेशन पर सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, एक अजीब सी सिसकी, जैसे कोई बहुत दूर किसी गहरे कुएं के अंदर बैठकर रो रहा हो। अचानक सिसकी एक चीख में बदल गई और रेडियो का कांच अंदर से चटक गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से रेडियो बंद कर दिया। अब कार के अंदर का सन्नाटा इतना भारी था कि उसे अपनी कार के इंजन की आवाज किसी राक्षस के जैसे लगने लगी थी। उसने खिड़की का शीशा हल्का सा नीचे किया, लेकिन बाहर की हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे उसे किसी बर्फ खाने से निकाला गया हो। वह हवा साधारण ठंडी नहीं थी, उसमें सड़ी हुई पत्तियों, जली हुई राख की नासहन होने वाली एक गंध खुली थी। रात के 12:54 बज रहे थे। हाईवे पर अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। ना कोई ट्रक, ना कोई दूसरी कार। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। और अचानक एक अंधे मोड़ पर राहुल की हेडलाइट की रोशनी एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना लग रहा था। उसकी जटाएं जमीन तक लटकी हुई थी। पेड़ के नीचे एक आकृति खड़ी हुई दिख रही थी। राहुल ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे एक औरत दिखाई दी, जिसने दूध जैसी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उस गुप्त अंधेरे में उसकी साड़ी की चमक इतनी तेज थी कि वह आंखों में चुभ रही थी। राहुल का तर्कशील दिमाग चिल्लाया, मत रुकना,
यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। लेकिन उसकी आधुनिक परवरिश ने उसे मजबूर कर दिया। इतनी रात को इस जंगल में शायद किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, शायद उसे मदद चाहिए। राहुल ने अचानक अपनी कार को ब्रेक लगाया। राहुल ने पैसेंजर साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का एक झोंका अंदर आया और राहुल की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी सिहरन दौड़ गई। मैडम, आप ठीक तो हैं? यहाँ इतनी रात को? उस औरत ने अपना सिर नहीं उठाया। उसके लंबे काले और उलझे हुए बाल उसके चेहरे के सामने एक पर्दे की तरह गिरे हुए थे। उसके हाथों की उंगलियां पीली और सूखी लकड़ियां जैसी थी। उसने एक आवाज निकाली। वह आवाज किसी इंसान के गले से निकली हुई नहीं लग रही थी। उस औरत ने बोला, मुझे बस ये जंगल पार करना है। जैसे ही जंगल खत्म होगा आप मुझे उतार देना। राहुल ने अनजाने में ही सेंट्रल लॉक का बटन दबा दिया। दरवाजा खुल गया। वह औरत बिना किसी शारीरिक हलचल के मानो हवा में तैरते हुए पीछे की सीट पर जा बैठी। उसके बैठते ही कार का पिछला हिस्सा थोड़ा झुक गया, जैसे किसी ने बहुत भारी चीज को उस कार के अंदर रख दिया हो। जैसे ही राहुल ने कार को आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो चुका है। कार के भीतर का तापमान अचानक गिरने लगा। इतना गिर गया कि राहुल के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर भी कांपने लगे। उसने रियर व्यू मिरर में पीछे की सीट की तरफ देखा। वह औरत बिल्कुल शांत और स्थिर बैठी हुई थी। उसके बाल अभी भी उसके चेहरे को ढके हुए थे। राहुल ने गौर किया कि उसके पैरों की स्थिति अजीब सी थी। उसकी चप्पलें जमीन पर नहीं टिक रही थी, बल्कि उसके पैर ऊपर की ओर मुड़े हुए लग रहे थे। राहुल ने थूक गटका और हिम्मत जुटाकर पूछा, आपका घर आसपास ही है क्या? यहाँ तो कई किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं है। कोई उत्तर नहीं मिला। सन्नाटा इतना गहरा था कि राहुल को अपनी ही धमनियों में खून दौड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राहुल ने उस औरत से बात करने की फिर कोशिश की। मैडम, आप अकेली क्यों थी? बार बार पूछने के बाद भी उस औरत ने राहुल के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। डर के मारे राहुल का गला सूखकर कांटा हो गया था। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर दबाया। सुई 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 पर पहुंच गई। लेकिन उसे लगा कि कार हिल भी नहीं रही है। खिड़की के बाहर के पेड़ वहीं के वहीं जमे हुए थे, जैसे वह किसी समय के भंवर में फंस गए हों। तभी उसने आईने में देखा, पीछे बैठी औरत अब उसके पीछे नहीं थी। वह धीरे धीरे झुककर उसके कंधे के पास आ चुकी थी। उसके बालों से एक तीखी सड़ी हुई मांस की गंध आ रही थी। राहुल के कान के पास उसके ठंडे सांसों का स्पर्श महसूस किया जा सकता था। इतनी जल्दी ही क्या है राहुल? अभी तो बारात निकलनी बाकी है। उसने राहुल का नाम लिया था। राहुल की चीख उसके गले में ही दम तोड़ गई। गाड़ी अचानक एक झटके के साथ रुकी, जैसे वो किसी कंक्रीट की दीवार से टकरा गई हो। राहुल का सिर स्टीयरिंग से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि गाड़ी की विंडशील्ड पर खून के लाल धब्बे उभर रहे थे। बाहर कोई नहीं था, पर कांच पर कोई अंदर की ओर से
हथेली के निशान बना रहा था। कांच के चकटकने की आवाज एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा वहम ही है ना? उसने कांपते हुए हाथों से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने एक लंबी कराबरी और स्टार्ट हो गया। उसने आप देखा ना था कार को 140 की रफ्तार पर भगाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह शैतानी साए से दूर निकल गया है, लेकिन करीब 5 किलोमीटर बाद हेडलाइट की रोशनी में फिर वही दृश्य उभरा। वही बरगद का पेड़, वही सफेद साड़ी वाली औरत, और सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। इस बार वह चुपचाप खड़ी नहीं थी, वह अपने दोनों हाथ फैलाकर नाच रही थी। एक भयानक बेढंगा नाच। राहुल ने फैसला किया कि वह गाड़ी नहीं रोकेगा। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी और उस औरत के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। जैसे ही कार उस औरत के शरीर के आर पार होने वाली थी, कार का अगला टायर एक धमाके के साथ फट गया। कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरी, 3 बार पलटी और एक सूखे साल के पेड़ से जा टकराई। धुआं, पेट्रोल की गंध और अपनी पसली टूटने का असहनीय दर्द। राहुल उल्टा लटका हुआ था, उसकी सीट बेल्ट उसके सीने को जकड़े हुए थी। उसकी चेतना धीरे धीरे वापस आ रही थी। कार की बैटरी अभी भी काम कर रही थी और एक हेडलाइट की रोशनी जंगल की गहराई में जा रही थी। वहां उसने देखा, एक नहीं, 2 नहीं, दर्जनों परछाइयां। वे सब उस सफेद साड़ी वाली औरत के पीछे खड़ी हुई थी। उन औरतों में किसी का हाथ कटा हुआ था या किसी का शरीर पूरी तरह जला हुआ था। वह सब धीरे धीरे कार की ओर रेंग रहे थे। वह औरत अब कार के टूटे हुए शीशे के बिल्कुल करीब थी। जैसे ही राहुल ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, राहुल की रूह कांप उठी। वहां पर कोई चेहरा था ही नहीं, सिर्फ मांस के लौथड़े लटके हुए थे। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां नीली सफेद रोशनी से भरी 2 खौफनाक क्वार्टर थे। उसका मुंह इतना चौड़ा खुला था कि उसमें पूरा इंसान समा जाए। उस सफेद साड़ी वाली औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर राहुल का गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी और पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। तुमने हमें रास्ता नहीं दिखाया, मगर अब हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ये औरत पहली बार राहुल से बात कर रही थी। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। राहुल का दम घुटने लगा था। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उसने अंतिम बार भगवान का नाम लिया। तभी दूर हाईवे पर एक बहुत तेज हॉर्न गूंजा। एक 18 चक्के वाला भारी ट्रक हेडलाइट चलाए हुए उसी की ओर आ रहा था। जैसे ही ट्रक की भारी रोशनी उस पेड़ और कार पर पड़ी, वह औरत और उसकी पूरी जमात एक तेज चीख के साथ धुएं में तब्दील हो गई। वह चीख इतनी भयानक थी कि राहुल के कान के पर्दों से खून निकलने लगा। ट्रक ड्राइवर ने कार को खाई में गिरा देख ब्रेक मार दिए और वो नीचे उतर के आ गया। अगली सुबह राहुल नुआपाड़ा के एक छोटे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिला। वह पूरी तरह से सदमे में था। पुलिस ने इसे एक साधारण एक्सीडेंट माना,
लेकिन वह मौजूद एक बुजुर्ग वार्ड बॉय जिसका नाम बिस्वा था, उसने राहुल की फटी हुई आंखों और उसके कोट पर चिपके सफ़ेद बालों को देखकर सब कुछ समझ लिया था। बिस्वा ने राहुल के बिस्तर के पास बैठते हुए कहा, बेटा, ये हाईवे अपनी भूख कभी नहीं मिटाता। क्या हुआ था वहाँ पे? राहुल ने कांपती आवाज में बिस्वा से पूछा। बिस्वा ने खिड़की के बाहर घने जंगलों की ओर देखते हुए बताया कि 1996 की सर्दियों की बात है। इसी संबलपुर नुआपाड़ा मोड़ पर एक बारात एक गहरी खाई में गिर गई थी। रात का वक्त था और ड्राइवर को उस मोड़ का अंदाजा नहीं रहा। बस में सवार 22 लोग मौके पर ही मर गए थे। उनमें कई नई दुल्हन भी थी जिनकी शादी उसी रात हुई थी। कहते हैं उसे अपनी ससुराल पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि उसकी आत्मा आज भी उसी मोड़ पर लिफ्ट मांगती है। बिस्वा ने आगे बताया, वह दुल्हन आज भी अपनी अधूरी यात्रा पूरी करना चाहती है, लेकिन उसका रास्ता इस दुनिया का नहीं है। जो भी उसे गाड़ी में बिठाता है वह उसे उसी खाई में ले जाती है जहां उसकी अपनी लाश सड़ रही थी। तुम खुशनसीब हो कि इस ट्रक की रोशनी ने तुम्हें बचा लिया, वरना आज तुम भी उन्हीं परछाइयों का हिस्सा बन जाते। राहुल ने कांपते हुए हाथों से अपना कोट देखा। उस कोट के कॉलर पे मिट्टी से सने हुए बहुत लंबे और सफ़ेद बाल फंसे हुए थे। वह बाल राहुल के नहीं थे, वह उस चीज़ के थे जो रात भर उसके कंधे पर झुकी रही थी। राहुल आज जिंदा है, पर वह अब सेम राहुल नहीं रहा जो विज्ञान पर भरोसा करता था। उसने वह हाईवे हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह कहता है कि आज भी जब वो सोता है तो उसे आज भी उसके कान में वही सिसकी सुनाई देती है। दोस्तों, नुआपाड़ा बरगढ़ हाईवे आज भी वही है। गाड़ियाँ आज भी वहाँ से गुजरती हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले ढाबा मालिक और स्थानीय लोग आपको एक ही सलाह देंगे कि सूरज ढलने के बाद अगर कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत रास्ता पूछे तो अपनी खिड़की मत खोलना, क्योंकि उस हाईवे पर जो लिफ्ट मांगता है वह मुसाफिर नहीं, वह एक शिकारी होता है। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घटी है? क्या आपने भी कभी किसी सुनसान रास्ते पर किसी रूह को महसूस किया है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अंधेरा सिर्फ प्रकाश की कमी नहीं है, वह किसी की मौजूदगी का संकेत भी हो सकता है।